गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम के एक्सपेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कि हम इन शॉर्ट कहते हैं CSR। ठीक है, तो एग्ज़ाम में यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में। आई अश्योर यू कि आपको एक ये वीडियो देखने के बाद ही ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में बहुत ईजिली इसको डिफाइन कर पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वीडियो में। देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। CSR में जो पहली डेफिनेशन है, जो कि कहते हैं, अच्छा, डेफिनेशन में जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि आप जानते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कि मतलब सामाजिक जिम्मेदारियाँ। अब इस सामाजिक जिम्मेदारी में एक वर्ड इसके पहले जुड़ गया है, कॉरपोरेट। तो यानी कि कॉरपोरेट की क्या कैसी जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ। अब इसमें जो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक समाज में क्या करना है, कैसे करना है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉर्पोरेट, जो भी सोशल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कॉर्पोरेट की, वो यहाँ पे देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन है जो कहती है, द यूरोपियन कमीशन डिफाइंस CSR एज, यानी यूरोपियन कमीशन CSR के बारे में क्या डिफ़ाइन करती है। इसकी डेफिनेशन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटिटी ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मतलब कि आप डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि सोसाइटी के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका क्या असर पड़ेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जिससे कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी अगर अपना वो बिज़नेस कर रहा है, नॉर्मली कोई बिज़नेस कर रहा है, उसका जो भी इन्फ्लुएंस है या जो भी उसका इफ़ेक्ट है सोसाइटी पे, या जो भी उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। मतलब अगर आपके किसी काम से किसी सेकेंड पर्सन पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको उसका कंपनसेशन भी आपको देना बनता है। तो उसी तरीके से जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, वो जो भी वर्क कर रहे हैं, उसका जो भी इम्पैक्ट बनता है, तो उनका ये रिज़ल्ट निकलता है कि उससे रिलेटेड अगर वो कुछ भी रिसोर्सेज गेन कर रहे हैं, तो गेन सोसाइटी से ही करेंगे, और सोसाइटी से कुछ अगर गेन कर रहे हैं तो सोसाइटी को कुछ उनको देना भी पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन यही करती है कि उससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है इसकी, कि जो भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, तो उससे रिलेटेड उनको जो भी कंपनसेशन अगर बनता है कुछ, तो वो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि वर्ल्ड काउंसिल है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि द वर्ल्ड काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन CSR। अब वर्ल्ड काउंसिल ने किसको किस तरीके से डिफाइन किया है, वो कहती है, द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट्स by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their family as well as the community and society at large। ठीक है, मतलब जो भी इसका जो है डेफिनेशन में इसके जो दिया हुआ, कि अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड आ रहा है, जो आप इसको सुन, जैसे कि भी मैंने बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा डेवलपमेंट आप अगर कर रहे हो, तो आप ये भी तो सिक्योर करके चलोगे कि आप उसको वेस्ट ना करें बहुत ज़्यादा, ताकि आप उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकें, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख सकें, उसको प्रिजर्व करके चलें। ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइक आप जो भी कुछ यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लाइक एज हम एग्जांपल लें पेट्रोल का, तो पेट्रोल अभी इस समय क्या चल रहा है कि भाई एक ये लिमिटेड रिसोर्स है, अगर आप इसको खर्चा करते रहेंगे तो एक समय के बाद में क्या होगा, ये फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कोल क्या है, कोल का भी आप जैसे बिजली का यूज़ देख रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे, तो एक समय के बाद ये भी फिनिश हो जाएगा। और ये रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं कि इमीडिएटली तो बनते नहीं, इनको बनने में एक बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। तो आपको जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसको सेव करके भी चलना है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड कमीशन इसके बारे में क्या कहता है, वर्ल्ड बिजनेस कमीशन कहता है कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, तो उससे जो भी आप प्रॉफिट गेन करते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके साथ साथ जो आपके जो वर्कर हैं वो खुश हैं या नहीं हैं, आपके कस्टमर खुश हैं या नहीं हैं, या जो सोसाइटी जो है, जो आप जो भी कुछ काम करते हो, आपको वो भी सारा का सारा ही क्या करना है, यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट्स आप जो बना रहे हो, जो क्वालिटी आप जो दे रहे हो, उससे आपका कस्टमर भी खुश होना चाहिए, जो आपके जो वर्कर्स हैं वो भी खुश होने चाहिए, उनकी जो फैमिली है साथ ही साथ उनको भी खुश होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको सोसाइटी का भी ध्यान रख करके चलना है। ठीक है, तो इस सब में हमने इस डेफिनेशन में क्या देखा कि आप जो हैं एक मतलब
ये एक बड़ा क्रूशियल एक टॉपिक है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन है कि इसमें क्योंकि इसमें क्या है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो उसको आप ध्यान से समझ के चलिएगा कि ताकि, और बहुत इजी भी है। देखिए टफ़ तो है, थोड़ा सा बार बार भी पूछा जाता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप समझ लेंगे ना इसको तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब फर्स्ट डेफिनेशन में सीधी सी बात कही गई कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसका अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो सेकंड पर्सन पे उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ को उसका भाई कुछ अगर नुकसान हो रहा है तो उसका हर्जाना आप दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि आप जो भी अपना डेवलपमेंट कर रहे हो भाई अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जो है आप ये भी तो देखोगे ना कि लोग जो हैं आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो खुश हैं या नहीं, आपकी फैमिली जो वर्क कर रहे हैं आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं आप उनका भी उनको ध्यान रख करके चलना, उनकी फैमिलीज़ का भी ध्यान करना है, साथ ही साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये डेफिनेशन में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ये है द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या डिफ़ाइन करती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि यूनाइटेड नेशन जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस भी होती हैं, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें बात करनी है ह्यूमन राइट्स की, तो हमें ह्यूमन राइट्स की उसमें ब्रांच में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करें तो हमें एनवायरनमेंट की ब्रांच में जाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो, यहाँ पे सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो हम बात करें तो हम किसके पास जाएंगे, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे जिसको कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या डिफ़ाइन करती है, ये डिफ़ाइन करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे अब कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे एज मैनेजमेंट एंड कंसेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंट कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शंस विद देयर स्टेक होल्डर्स। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि आपने कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बिज़नेस तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या काम किया कि जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उनको लिया, प्लस आपने बिज़नेस प्रॉब्लम्स को लिया और आपने उससे एक ऐसा रास्ता निकाला और आपने क्या काम किया, उनके सॉल्यूशंस को देना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका बिज़नेस तो ग्रो होगा ही होगा, मतलब आपको बिज़नेस तो ग्रो करना ही करना है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के अपने बिज़नेस के थ्रू उनको सॉल्व कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए एग्जांपल के तौर पे, सपोज़ कि आप जैसे कि आपने कोई एक फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है। उसका जो भी वेस्टेज निकलता है, आपको कोई भी फैक्ट्री तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ ना कुछ वेस्टेज तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आपने क्या किया, उसको डायरेक्टली जो है फेंक नहीं दिया नालियों में, सपोज़ झील में या फिर नदियों में, समुद्र में। होता था पहले कि यही करते थे लोग कि अपना जो भी वेस्टेज निकल रहा है फैक्ट्री से उसको लिया, भाई सस्ता पड़ता है, बहा दिया, ठीक है। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, एनवायरनमेंट लॉ जो है बनाया गया है, इसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था हमारा। तो अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, अब आपने ये काम नहीं किया, अब आपने क्या काम किया कि उस वेस्टेज को आप क्या करते हो, जो भी आपकी फैक्ट्री से निकलता है उसको आप डंप कर देते हो, ठीक है। उस डंप को करने के बाद में अब आप क्या कर रहे हो कि उसको एक आपने इस तरीके से डंप कर दिया कि अब उसको एक फर्टिलाइजेशन में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब जो अब डंप हो रहा है आपका वो फर्टिलाइज़र के तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है। तो अब आपने क्या किया कि मतलब अपने बिज़नेस के साथ साथ आपने सोशल एक्सपेक्ट को भी ध्यान में रख करके आपने ध्यान रखा और उसके वेस्टेज को जो है उसको बर्बाद नहीं होने दिया। मतलब कि सिंपल ऐसे समझिए, सिंपल शब्दों में, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा है, उससे आपको सोसाइटी का आपके काम से फ़ायदा भी मिल रहा है, आपका बिज़नेस भी ग्रो कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। CSR मतलब वो ये ध्यान देता है कि कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उससे आपका कस्टमर भी हैप्पी होना चाहिए, आपकी सोसाइटी भी हैप्पी होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रख के चलना है। ये नहीं कि आप अपने कस्टमर को हैप्पी कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी पर गलत पड़ रहा, तो ये आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। Next definition है, CSR is generally understood by being the way through which a company achieves a balance of economic, environment and social imperatives while at the same time addressing the expectations of the shareholders and the stakeholders. अब जनरली आप इसको समझिए इस तरीके से कि कोई भी कंपनी अगर वो कोई भी कुछ अचीवमेंट करती है तो अचीवमेंट उसका केवल ये नहीं कि उसने सिर्फ प्रॉफिट अचीव कर लिया है, उसके साथ साथ उसको एक बैलेंस भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जहाँ पे उसको क्या करना है, इकोनॉमिक
एस्पेक्ट्स को भी देखना है, एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स को भी देखना है, साथ ही साथ उसको सोशल एस्पेक्ट्स को भी देख करके चलना है, और एट द सेम टाइम उसको शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी ध्यान में रख करके चलना है। ये सारी चीज़ों से करनी है। पहले क्या होता था, पहले बिजनेसेस जब करते थे लोग तो पहले अपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। अब क्या है, अब बर्डन बढ़ गया है बिजनेसमैन पे, अब उनको बिज़नेस करना है, डेवलपमेंट करना है, प्लस साथ ही साथ उनको इन एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रख करके चलना है कि आपका एक बैलेंस बना रहे। मतलब आपको इस बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है, इस बैलेंस को आपको बना करके चलना है। जहाँ पे आपको क्या बैलेंस लेकर के चलना है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो गए, आपके एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स हो गए, सोशल इम्परेटिव्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो साथ ही साथ आपके शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन से, मतलब जो भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी आपको लेकर के चलना है। मतलब एवरीवन शुड बी हैप्पी। आपके काम से हर कोई जो है खुश होना चाहिए, कहीं से कोई ऐसा गलत इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके ग्रेट। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर, अब ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर एक ऐसा पर्सन होता है कि जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदता है। ठीक है, तो अब कोई भी कंपनी होती है तो वो उसके पास क्या होता है, उसके कैपिटल्स होते हैं। अब उन कैपिटल्स को क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड करके उनको शेयर्स में कन्वर्ट करके उनको मार्केट में रख दिया जाता है। अब जो भी पर्सन इस किसी भी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदता है, शेयर्स सबसे एक छोटी क्वांटिटी, मतलब एक छोटा पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट एक होता है जिसको कि लोग शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली शेयर्स खरीद लेते हैं। अब किसी भी पर्सन ने, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो शेयर्स को खरीदता है। ठीक, समझ में आ गया? स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। स्टेक होल्डर इज़ अ पर्सन दैट, मतलब ऐसा पर्सन जो कि किसी भी बिजनेस से एसोसिएट हो। अब वो कोई भी हो सकता है, इट मे बी अ कस्टमर, वर्कर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सप्लायर और द competitor। मतलब every person who is associated with the business, that is called the stakeholder। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस से, किसी भी बिजनेस से, किसी भी टाइप का बिजनेस से एसोसिएट है, वो स्टेक होल्डर कहलाता है। स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम इसके डिफरेंस को देखें कि डिफरेंस क्या है शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में। शेयर होल्डर्स कहाँ से आता है, शेयर होल्डर जो है स्टेक होल्डर से ही निकल करके आता है। ये एक स्टेक होल्डर का ही एक पार्ट होता है शेयर होल्डर। ठीक है, जिसको कि आप स्टेक होल्डर मतलब इस शेयर होल्डर कहते हो। ये एक स्मॉल कॉन्सेप्ट, शेयर होल्डर एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर एक शेयर होल्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी कंपनी के शेयर लेने पड़ेंगे। और स्टेक होल्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक किसी भी बिज़नेस से आप अगर एसोसिएट हैं तो आप शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हैं, बहुत इजी है और एग्ज़ाम के एक्सपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको लगता है, अगर कोई ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने बहुत एक अपने 100% दिया है समझाने का, कि ताकि आप इजली इसको समझ सकें। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।